नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में मूल अधिकार पढ़ रहे थे और मूल अधिकारों का एक परिचय जो होता है वो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। और उस परिचय में आपने सबसे पहले यही देखा था कि मूल अधिकार होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। उसके बाद देखा था कि मूल अधिकारों का जो इतिहास रहा है विश्व में, भारत में, वो किस प्रकार से मूल अधिकारों की मांग उठी और भारत में उनको किस प्रकार से एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं। फिर तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मूल अधिकारों की आवश्यकता आप जान चुके हो और मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या होती हैं, ये हमने अंतिम पॉइंट देखा था। आज का जो लेक्चर रहेगा मुख्यतः वो दो आर्टिकल्स पर रहेगा, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पर। तो आज हम इन दोनों ही आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और उनको समझने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि मूल अधिकारों का जो संवैधानिक प्रावधान मूल अधिकार उपसमिति के माध्यम से संविधान में किया गया वो कैसे किया गया, यानी कि मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार कितने थे, वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनको एक बार जान लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहीं से सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आज का जो पहला पॉइंट रहेगा हमारा, इस पॉइंट को हम पिछले वीडियो में समय के अभाव की वजह से डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो यहाँ हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने उसमें चर्चा की थी कि अगर समय बचेगा तो हम संवैधानिक प्रावधानों को भी एक बार देख लेंगे कि मूल अधिकारों का जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है। संवैधानिक प्रावधान, तो देखिए मूल अधिकारों का जो संवैधानिक प्रावधान है इसका मतलब ये है कि मूल अधिकारों को संविधान में कहाँ पर स्थान दिया गया है और इनका उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर के कौन से अनुच्छेद तक किया गया है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है ये संविधान के भाग 3 में किया गया है। किस में किया गया है? संविधान के भाग 3 में किया गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों की अगर चर्चा करते हैं कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका प्रावधान भाग 3 में किया गया है। अब देखो, जब हम इतिहास पढ़ रहे थे तो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वितीय ने क्या किया था, वहाँ के किसानों को कुछ अधिकार दिए थे, लिखित रूप में एक अधिकार पत्र जारी किया था और उसी को क्या कहा गया था, मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, किसका मैग्ना कार्टा? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, या भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाएगा? संविधान के भाग 3 को कहा जाएगा। तो इसी भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना कि संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान का कौन सा भाग कहलाता है, तो भाग 3 है जिसे हम संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब इस भाग 3 में कितने मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है, एक बार वो भी जान लेते हैं। लेकिन यहाँ हम दो चीज़ जानेंगे कि जिस समय संविधान लागू हुआ वो था हमारा मूल संविधान, और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार शामिल थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार रह गए हैं, अर्थात इसका मतलब या तो बढ़ा होगा या कम हुआ होगा। अगर कम हुआ है तो कोई ना कोई संविधान संशोधन किया गया होगा और उस संविधान संशोधन के माध्यम से ही मौलिक अधिकारों में कटौती की गई होगी। तो देख लेते हैं। देखो, मूल संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो कौन कौन से थे। कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी? 7 मौलिक अधिकार। और इन 7 मौलिक अधिकारों में कौन कौन सा था? पहला था हमारा समानता का अधिकार, इसका उल्लेख था आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा जो मौलिक अधिकार था वो था स्वतंत्रता का अधिकार,
और इसका उल्लेख था अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा मौलिक अधिकार था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 23 से 24 में। चौथा मूल अधिकार था आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा मूल अधिकार था आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और इसका उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 29 से 30 तक। ठीक है। और जो छठा मूल अधिकार था हमारे मूल संविधान में, वो था आपका संपत्ति का अधिकार। और इसका उल्लेख किया गया था अनुच्छेद 31 में सॉरी, यानी कि 19 च में और 31 में, इन दोनों आर्टिकल्स में इसका उल्लेख था। और जो सातवां मौलिक अधिकार था वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 32 में। ठीक है। तो देखो, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। और 7 कौन कौन से थे? पहला है हमारा समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति, छठवां संपत्ति का अधिकार और सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन अगर हम वर्तमान संविधान की बात करते हैं कि वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो उसमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। अर्थात इन 7 में से कोई ना कोई एक मौलिक अधिकार ऐसा होगा जिसको समाप्त किया गया होगा, निश्चित किया गया होगा। तो हमारा जो संपत्ति का अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में क्या कर दिया गया है? मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कहां डाल दिया गया है? लीगल राइट्स में डाल दिया गया है, विधिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया, कानूनी अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया है। अब ये देखते हैं कि इस आर्टिकल को किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से वो मूल अधिकार को किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से क्या किया गया होगा? हटाया गया होगा। तो कौन से ईयर में किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटाया गया, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो देखो, एक 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। और इस 44वें संविधान संशोधन यानी कि कब हुआ था, तो ये भी देख लेना, 1978 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कहां डाल दिया गया? कानूनी अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? भाग 12 के तहत, भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में लीगल राइट्स के नाम से जानते हैं, कि ये राइट्स तो है लेकिन मौलिक अधिकारों से ज़्यादा नहीं है, बना दिया गया। अब देखिए, यहाँ एक बात आपको और याद रखनी है, ये सवाल आया हुआ है राजस्थान सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में कि संपत्ति के अधिकार का जो वर्णन था वो कौन कौन से आर्टिकल्स में था। तो एक तो आपको मालूम है कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस में किया गया था? अनुच्छेद 31 में किया गया था। इसके अलावा इसका उल्लेख और किस आर्टिकल में? तो देखिए, हमारा एक आर्टिकल है अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 का जो सब क्लोज है अनुच्छेद 19A, उसके किस में शामिल था? उसके चा में शामिल था। तो देखिए, इसके माध्यम से कौन कौन से आर्टिकल्स को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 19 एक चा को, तथा अनुच्छेद
31 को समाप्त किया गया या निरसित किया गया। देखो अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक ये ध्यान रखना आपसे। अब इस वाले अधिकार को तो बिल्कुल भूल जाओ कि ये मूल अधिकार नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपको आंसर क्या लगाना है कि 6 मौलिक अधिकार हैं। दूसरा सवाल हमारा ये बन सकता है कि आपसे पूछेगा बताइए समानता के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेदों में किया गया है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक कौन से अधिकार हैं, समानता के अधिकार हैं। अभी इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 में क्या है, 18 में क्या प्रावधान है। तो इनकी तो बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अपन इस टॉपिक के अंदर। दूसरा अधिकार आ रहा है, आपसे पूछा जाए कि बताइए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है। तब आपको क्या बताना है कि अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध। अगर स्वतंत्रता का पूछा जाए तो स्वतंत्रता बतानी है आपको अनुच्छेद 19 से 22। रट लेना है इनको तो आपको, क्योंकि वनडे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही यहीं से आते हैं सीधे तौर पर। और ये पूछा जाए कि बताइए संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो आपको याद रखना है कि कब ये संशोधन हुआ था। 1978 में ये संशोधन किया गया था, इसके माध्यम से 1978 में इसको हटाया गया। अगर सन नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि बताइए संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया। और 1977 में जब आपातकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार चुनाव में आई, तो उसके प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने क्या किया था, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में 44वां संविधान संशोधन पारित किया था। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से लगभग जो कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जो प्रावधान किए थे, उनके ज़्यादातर प्रावधानों को इस आर्टिकल के माध्यम से क्या किया गया, बदला गया। जैसे जैसे हम टॉपिकों में आगे बढ़ेंगे संविधान के, तो उसमें इन दो जो आर्टिकल्स हैं, वो संशोधन है आपके 42वां और 44वां, इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। और चर्चा क्यों होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट स्थिति में आ गए थे उस समय। और क्या सवाल बन सकता है कि संपत्ति के अधिकार का जो उल्लेख था, सवाल क्या है, जो उल्लेख था कौन से अनुच्छेदों में था, तो आपको दोनों ही आर्टिकल याद रखने हैं, अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31। ठीक है। अगला सवाल क्या बन सकता है कि संपत्ति का अधिकार किस भाग में शामिल था। क्वेश्चन क्या है कि संपत्ति का अधिकार किस भाग में शामिल था। अगर यह पूछा जाए तब आपको क्या बताना है कि भाग 3 में शामिल था। किस में शामिल था, भाग 3 में शामिल था। और यह पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार का जो वर्णन है, इस समय जो प्रावधान है, वह संविधान के किस भाग में किया गया है। और वर्तमान स्थिति अगर इसकी पूछी जाए तब आप क्या बताओगे कि अनुच्छेद 300 के में भाग 12 में किया गया है। या तो आर्टिकल पूछेगा, या भाग पूछेगा, या ये पूछेगा कब समाप्त किया गया, यह पूछेगा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से समाप्त किया गया। और पास्ट की अगर बात करेगा तो इन दोनों आर्टिकल्स की चर्चा करेगा और भाग की चर्चा करेगा कि कौन से भाग में शामिल थे। तो इन अनुच्छेदों को आप बहुत अच्छे तरीके से रट जाओगे तो आपका, मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन मूल अधिकारों से संबंधित गलत हो सकता है वनडे एग्जाम्स में। ठीक है। तो ये था मौलिक अधिकारों का संवैधानिक प्रावधान। और संवैधानिक प्रावधान में बस आप इतना सा याद रखिए कि वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। और इन 6 मूल अधिकारों में हमारा स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। कई बार क्रम पूछ लेगा आपसे कि बताइए इनका क्रम। और 1-2 बार पीसीएस एग्जाम्स में ऐसे सवाल आ गए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए और सुमेलित में आपसे पूछ लिया ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 19। क्वेश्चन क्या है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 14 जो है वो कौन से
अधिकार से संबंधित है, समानता के अधिकार से संबंधित है। 15 भी कौन से संबंधित है? समानता के अधिकार से। 18 भी समानता के अधिकार से। लेकिन 19 आर्टिकल जो है वो किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? बेमेल हो जाएगा, 19वां बेमेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो इनके लिए भी आप तैयार रहिए। घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ गए हैं, सर ने तो बताया ही नहीं है। कुछ चीज़ें अपने स्तर पर भी अपनी समझ के आधार पर, अपनी समझदारी पर निर्भर करती हैं कि आप किस प्रकार से प्रश्न की मांग को समझ पा रहे हैं और उसको हल कर पा रहे हैं। तो ये संवैधानिक प्रावधान था इसको हम पढ़ चुके हैं, आप नोट करते जाना साथ साथ, ठीक है। चलिए अब चर्चा करते हैं। अब हमारे 2 आर्टिकल बच गए, इनमें आर्टिकल 12 और 13। अब आर्टिकल 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, उनका क्या प्रावधान है, क्या इतिहास रहा है उनका, उनमें क्या क्या दिया गया है, किसको कितनी पावर मिली हुई है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी? आपकी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आएंगी। और अनुच्छेद 12 में क्या आता है ये भी देख लेते हैं एक बार कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। तो देखिए, सबसे पहला आर्टिकल, मैंने एक ही बात बताई आपको कि मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। लेकिन जो वास्तविक अधिकार हैं उनका उल्लेख 14 से लेकर के 32 तक किया गया है। तो बीच में कौन से 2 मिस हो गए? 12 और 13। तो इसका मतलब क्या है कि इनको भी बहुत अच्छे तरीके से इसलिए समझना है कि आगे के मौलिक अधिकारों का जो बेस है वो इन 2 ही आर्टिकल्स पर टिका हुआ है। तो देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 12, देखिए अनुच्छेद 12 में संविधान में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या दे रखी है इसमें? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कि राज्य क्या है। यहां राज्य का आशय किसी प्रांत से नहीं है, बल्कि इस आर्टिकल के तहत राज्य के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है उसकी चर्चा की गई है। तो देखिए इसमें किस किस की चर्चा की गई है, एक बार ये भी देख लेते हैं राज्य के अंतर्गत। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि इसमें जो भारत की सरकार है और भारत की जो संसद है वो क्या होगी? राज्य होगी, यानी कि भारत सरकार एवं संसद। दूसरा है राज्यों की सरकार व विधानमंडल, यानी कि जो कहीं द्विसदनीय विधायिका है जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, तो उसको शामिल कर लिया गया। कई राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है तो उनको केवल विधानसभा को शामिल किया गया है। इसके साथ ही जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, चौथे पे है अन्य प्राधिकारी। तो ये सारे किसके अंतर्गत शामिल कर लिए हैं? राज्य की परिभाषा, यानी कि ये सब क्या होंगे? राज्य होंगे और ये लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकते, उनका हनन नहीं कर सकते। अब ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत परिभाषा है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है और इसको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, भारत सरकार का आप मतलब समझ रहे होंगे, संसद का मतलब समझ रहे होंगे, राज्यों की सरकारों का मतलब समझ रहे होंगे, विधानमंडल समझ रहे होंगे। लेकिन इसमें ये जो 2 शब्द आ रहे हैं आपके, कौन कौन से? स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लें कि प्राधिकारी होते क्या हैं। हम छोड़ दीजिए अभी के लिए, इन 2 शब्दों को भूल जाइए थोड़ी देर कि अन्य प्राधिकारी क्या है और स्थानीय प्राधिकारी क्या है। आप तो बस इतना सा याद रखिए कि प्राधिकारी क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो देखिए, इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे निकाय यानी कि संगठन जिन्हें विधि बनाने, क्या क्या? जो विधि बना सकते हैं अर्थात कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, उपविधि बना सकते हैं, ठीक है, आदेश जारी करते हैं। क्या क्या? कि जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना जारी करने, ठीक है। तो देखिए ये क्या कर सकते हैं ये प्राधिकारी कि
विधि बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, उपविधि बना सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, अधिसूचना जारी कर सकते हैं और इनको प्रवर्तित करने की शक्ति इनके पास होती है। प्रवर्तित का मतलब होता है कि इनको ये लागू भी कर सकते हैं, यानी कि इनको जारी करने व लागू करने की शक्ति जिसके पास प्राप्त होती है वो क्या होते हैं? प्राधिकारी होते हैं। ठीक है, पहली चीज समझ गए कि प्राधिकारी क्या होंगे आपके, कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे निकाय जिन्हें विधि बनाने, उपविधि बनाने, नियम बनाने, अधिसूचना जारी करने, आदेश जारी करने का क्या हो? अधिकार हो और उनको लागू करने की शक्ति भी उनको प्राप्त हो, वो प्राधिकारी कहलाते हैं। और इनको दो प्रकारों में बांटा जाता है, एक तो स्थानीय प्राधिकारी और एक अन्य प्राधिकारी। मेरे साथ साथ नोट करते जाना। तो अब ये देख लेते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो देखिए, स्थानीय प्राधिकारी में आपके आते हैं नगर पालिका, जिला बोर्ड, पंचायतें और माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ गए? स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आ गए। अब एक शब्द आ रहा है हमारा अन्य प्राधिकारी। तो देखिए, अन्य प्राधिकारी की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि ऐसे संगठन या ऐसे निकाय जिनको संविधान के किसी नियम के द्वारा स्थापित किया गया हो और उनको विधि बनाने का अधिकार होता है, उपविधि बनाने का अधिकार होता है, आदेश जारी करने का अधिकार होता है, अधिसूचना जारी करने का अधिकार होता है, लेकिन इनके पास संप्रभु शक्ति नहीं होती है, जो किसके पास होती है? स्थानीय प्राधिकारी के पास होती है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक इन दोनों में क्या अंतर है कि इनको तो जारी करने और लागू करने का अधिकार है, लेकिन इनके पास ये स्वतंत्र नहीं है, ये संप्रभु नहीं है। अर्थात इनके ऊपर किसी न किसी और संस्था का, किसी न किसी और व्यक्ति का, किसी न किसी और अधिकारी का क्या रहता है? प्रेशर रहता है, या कह सकते हैं कि उसका अधिकार रहता है, या किसी और व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये काम करते हैं। इसलिए इसको किस श्रेणी में डाला गया? अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में डाला गया है। और अन्य प्राधिकारी में कौन कौन आ जाते हैं? देखिए, जैसे LIC का आपने नाम सुना होगा, ONGC का नाम सुना होगा। LIC, ONGC यानी कि तेल एवं प्राकृतिक तेल आयोग। ठीक है, और इसके अलावा विश्वविद्यालय इसमें आ जाएंगे, जितने भी विश्वविद्यालय हैं। तो देखिए, विश्वविद्यालय क्या हैं? संप्रभु हैं क्या? नहीं है संप्रभु। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर किसका अधिकार है? UGC का, यानी कि UGC इनके लिए जो नियम बनाएगा, उन्हीं नियमों के आधार पर ये क्या करेंगे? अपने विश्वविद्यालयों का संचालन करेंगे। इसके अलावा जो जितने भी विधिक व्यक्ति हैं, तो देखिए, विधिक व्यक्ति क्या होते हैं, कानूनी व्यक्ति क्या होते हैं? देखो, विधिक व्यक्ति का मतलब होता है कि ऐसे निगम जो कानून के द्वारा बनाए गए हों, जैसे कि कानूनी निगम हो गए, कॉरपोरेशन। इसके अलावा और आपके सरकारी कंपनियां हो गई, वो विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और जितनी भी रजिस्टर्ड सोसाइटी होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्या हुआ? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, यानी कि राज्य के दायरे में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी संस्थाएं शामिल की गई हैं अनुच्छेद 12 के द्वारा, इसका उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 12 में किया गया है कि ये क्या है? सारी चीज़ मिलकर के एक राज्य की स्थापना करती हैं, एक राज्य का गठन होता है, इनसे राज्य की संरचना होती है। और ये सारे लोग क्या कर सकते हैं कि लोगों के साथ में मौलिक अधिकारों को लेकर के कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या ये कह सकते हैं कि ये लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। इसीलिए इनको किस श्रेणी में रखा गया है? राज्य की श्रेणी में रखा गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी परिभाषा है। तो राज्य का मतलब आप यहाँ समझ गए होंगे कि राज्य क्या है और राज्य में किन किन संस्थाओं को शामिल किया गया और राज्य का गठन कैसे होता है। अब यहाँ एक बात आपको ये याद रखनी है
कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दे रखी है, तो अनुच्छेद 12 के अलावा और कहाँ राज्य की परिभाषा दे रखी है, यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, मैं इसलिए यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि देखिए राज्य की जो परिभाषा है वो 3 आर्टिकल्स में दे रखी है संविधान में, और यहाँ से पूछ सकता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में तो दे रखी है अनुच्छेद 12 में, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में दे रखी है अनुच्छेद 36 में, और राज्य की परिभाषा स्पष्ट रूप से दे रखी है आपकी अनुच्छेद 152 में। तो ये जो 3 आर्टिकल हैं इनमें क्या दे रखा है, राज्य की परिभाषा दे रखी है। और अनुच्छेद 12 में आप समझ गए कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 ये कहता है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 के तहत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई है। अब बात समझ रहे हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, लेकिन ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 के तहत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई है। अर्थात आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है यही सेम परिभाषा किस में दे रखी है, आर्टिकल 36 में दे रखी है, और एक अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये हुआ आपका अनुच्छेद 12, और अनुच्छेद 12 में आपको बस इतना सा याद रखना है, अगर आप वनडे एग्जाम्स क्रैक करना चाह रहे हो कि अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख किया गया है, तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अगर आप RAS या RPSC फर्स्ट ग्रेड का कोई एग्जाम दे रहे हो या रीट का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको उसमें ये याद रखना पड़ेगा कि राज्य के दायरे में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो भारत सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, और मैं बता चुका हूँ प्राधिकारी क्या होते हैं कि ऐसे व्यक्ति या निकाय जिनको विधि बनाने, उपविधि बनाने, आदेश जारी करने, नियम बनाने, अधिसूचना बनाने का अधिकार होता है और उनको लागू करने का अधिकार होता है, वो प्राधिकारी कहलाते हैं। और इनको 2 भागों में बांटा जाता है कि स्थानीय प्राधिकारी यानी कि जो विधि बनाते भी हैं, उनको लागू भी करते हैं और एक संप्रभु संस्था की तरह काम भी करते हैं। लेकिन जो अन्य प्राधिकारी हैं ये क्या हैं कि ये विधि बना सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन ये संप्रभु नहीं है। अर्थात ये किसी और संस्था के या ये किसी और व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं, इसलिए इनको संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता का मतलब समझ रहे हैं कि ये अपने डिसीजन स्वयं नहीं ले सकते, किसी और के ऊपर निर्भर रहते हैं। और इसके अंतर्गत ये कुछ संस्थाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ली गई हैं। अगर इसके विस्तार की हम बात करते हैं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होंगी। अब आता है आपका अनुच्छेद 13 कि आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, और अनुच्छेद 13 का भी इतिहास क्रम बहुत बड़ा रहा है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना, ताकि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो बेसिक समझ है आपकी वो कहाँ से स्थापित होगी, आर्टिकल 13 से स्थापित होगी। तो पहले तो हम करेंगे इसकी बेसिक बातें, और फिर जो कॉन्सेप्ट आर्टिकल 13 में दे रखा है फिर उसकी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 13 देखिए, अनुच्छेद 13 की पहले बेसिक बातें कर लें। यानी कि पहली चीज इसकी यही देख लेते हैं कि आर्टिकल 13 में लिखा क्या गया है। तो इसमें लिखा है मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। क्या लिखा है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो ये तो हो गई इसकी भाषा कि संविधान में आर्टिकल 13 की भाषा क्या है। लेकिन अगर हम इसके सार की बात करते हैं कि इसका सार क्या है, तो देखिए पहली चीज़ यहाँ अगर हम वनडे एग्जाम्स के लिए देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात याद रखना कि अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है, पहली चीज। दूसरा है कि अनुच्छेद 13 ने ही क्या किया है, सर्वोच्च न्यायालय को या न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया है। न्यायालय अनुच्छेद 13 के माध्यम से ही न्यायालय को मूल अधिकारों का
सजग प्रहरी बनाया गया है। ठीक है, अब देखो, यानी कि ये कह रहा है कि न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को या किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। तो इसमें 2-3 शब्द आ रहे हैं आपके, एक तो असंगत और अल्पीकरण, 2 शब्द हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि असंगत का मतलब क्या होता है। देखिए, असंगत का मतलब है कि मान लीजिए संसद ने कोई विधि पारित की, कोई कानून पारित किया, कोई एक्ट पारित किया, और उस एक्ट की कुछ बातें ऐसी हैं जो ऐसा लग रहा है कि मौलिक अधिकारों से या मूल अधिकारों से वो क्या है, असंगत है, मैच नहीं खा रही हैं। अर्थात वे विधियां या वे कानून या ऐसे प्रावधान जो मौलिक अधिकारों को छीनते हैं या उनको कम करते हैं। तो अल्पीकरण शब्द यहाँ क्यों दिया गया है कि ऐसी विधियां जो या तो पूरी तरह मौलिक अधिकारों से असंगत हैं या उनका अल्पीकरण अर्थात उनको कम करने से संबंधित हैं, तो वो विधियां अवैध घोषित हो जाएंगी। और ये अवैध घोषित होंगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है? अनुच्छेद 13 के तहत मिली हुई है। तो अनुच्छेद 13 में एक सिद्धांत दिया गया है जिसे बोलते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। क्या दिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति थी ये थी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पास या अमेरिकी संविधान में। तो हमने इसको कहाँ से ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है। तो अमेरिका से भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की जुडिशियल रिव्यू की पावर ली गई है। और जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है कि अगर संसद कोई ऐसी विधि बनाती है तो उनका जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार किसके पास चला जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास चला जाता है। और वह उनकी समीक्षा किस आधार पर कर सकता है? अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से कर सकता है। बात समझ में आई यहाँ तक कि जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है? यानी कि अगर संसद कोई विधि बनाती है, कोई कानून बनाती है, कोई अधिनियम पारित करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय भारत का, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा। और जुडिशियल रिव्यू करेगा अर्थात उसकी समीक्षा करेगा और ये चेक करेगा कि जो संसद ने विधि बनाई है, जो कानून बनाया है, वो संविधान के मूलभूत ढांचे यानी कि आधारभूत ढांचे के खिलाफ तो नहीं है या मौलिक अधिकारों के खिलाफ तो नहीं है। अगर ऐसा है तो वह अनुच्छेद 13 की पावर का इस्तेमाल करके क्या कर सकता है? उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। इस बात को समझे आप? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ ये आती है कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो गया, किसी व्यक्ति के मूल अधिकार छिन गए, तब वो है अपने मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए, लागू कराने के लिए कहाँ जाएगा? किसकी शरण में जाएगा? तो उसको 2 विशेष अधिकार मिले हुए हैं। एक तो अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालय को मिला है और एक आता है आपका अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि अगर हमारा कोई मूल अधिकार बीमार हो जाता है या हनन हो जाता है या छिन जाता है तो हम उसके उपचार के लिए कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और अनुच्छेद 32 के तहत हम कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं अर्थात सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और एक अनुच्छेद दे रखा है आपका अनुच्छेद 226, और इसके तहत हम कहाँ जा सकते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर सकते हैं कि हमारे इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और हाईकोर्ट 226 के तहत हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए यहाँ जा सकते हैं, रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। अब दूसरी बात आती है कि इसमें क्या दे रखा है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो अब इसको हम विस्तार से यहाँ से पढ़ेंगे। जो लोग वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं उनका काम यहाँ तक हो लिया। ठीक है,
उनसे यहाँ से बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। और उनसे क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए सवाल हैं वो यही हैं कि बताइए अनुच्छेद 13 में क्या दे रखा है, या न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में दिखाई देता है, तो आप कह सकते हो अनुच्छेद 13 में दिखाई देता है। और न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है, अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। और यह सर्वोच्च न्यायालय को क्या शक्ति देता है कि वह संसद के द्वारा किसी भी विधि का क्या कर सकता है, इस शक्ति के माध्यम से रिव्यू कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, पुनर्वलोकन कर सकता है। और यदि उसे लगे कि यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है या उसको अब थोड़ा सा मूल अधिकारों को क्या कर रही है, हनन कर रही है, तो वो उसको इस आधार पर क्या कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है। दूसरा क्या पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों के उपचार के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जगह जा सकते हैं। ये बात याद रखना। कई स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि मूल अधिकारों का हनन हुआ है और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही तो हाई कोर्ट काम करते हैं। एकीकृत न्यायपालिका है भारत में, और एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है कि हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह जा सकते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत हम कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक शब्द दे रखा है आपका विधि। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि विधियां क्या होती हैं, और विधियों को जानने से पहले थोड़ा ये जान लें कि कौन कौन सी विधियां होती हैं, यानी कि विधियों के प्रकार क्या हैं। ठीक है। तो पहले तो मैं यही बात करूंगा आपको कि विधि शब्द के अंतर्गत या विधि के दायरे में क्या क्या आता है। अगर हम एक बार विधि सीख गए कि विधियों के बारे में क्या है, तो देखिए जो विधियां हैं, विधियां क्या होंगी, और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जिन विधियों की बात की गई है वो विधि क्या है, एक बार ये देख लेते हैं। तो देखिए विधि जो होती हैं, एक तो होती है स्थायी विधि, परमानेंट लॉ, एक होती हैं आपकी अस्थायी विधियां, एक होती है आपकी प्रत्यायोजित विधि, और एक होती हैं विधि के गैर विधायी स्रोत। अभी समझ में आ जाएंगे आपके सारे वर्ड। देखिए स्थायी विधियां क्या होती हैं। स्थायी विधियों का मतलब होता है कि संसद ने अगर ऐसी कोई विधि बनाई है या राज्य विधानमंडल ने कोई अधिनियम पारित करके विधि बनाई है, ऐसी विधियां किसके दायरे में आती हैं, स्थायी विधियों के दायरे में आती हैं। यानी कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधि, कौन सी विधि कहलाती हैं आपकी, स्थायी विधियां। और ये कब होगा, जब संविधान में संशोधन किया जाएगा, या संशोधन नहीं तो सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से भी संसद क्या करती है, संविधान में परिवर्तन करती है, चेंजेज करती है। तो वो सारी विधियां किसके अंतर्गत आ जाएंगी, आपकी स्थायी विधियों के अंतर्गत आ जाएंगी। दूसरी विधि है आपकी अस्थायी विधि। और अस्थायी विधि में क्या आते हैं कि अगर हम केंद्र के लेवल पर देखते हैं तो राष्ट्रपति, और राज्य के स्तर पर देखते हैं तो राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करते हैं, तो वो किस विधि के अंतर्गत आते हैं, अस्थायी विधि के अंतर्गत। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। तो ये अध्यादेश क्या है, अस्थायी विधि हैं, अर्थात इनका जो प्रभाव है ये कुछ समय तक रहता है, बाद में इस अध्यादेश की जो पावर होती है, जो प्रभाव होता है, वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब स्थितियां क्या होती हैं, सामान्य होने लगती हैं, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो क्या होते हैं, जो जारी किया गया अध्यादेश है, ये क्या हो जाएगा, फिर इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसको किस में रखा गया है, अस्थायी विधियों में रखा गया है। एक आती है आपकी प्रत्यायोजित विधि, और प्रत्यायोजित विधि के अंतर्गत जितने भी आदेश जारी किए जाते हैं, जितने भी अध्यादेश जारी किए जाते हैं, उपविधि बनाई जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं, वो सब प्रत्यायोजित विधि में बनाए जाते हैं। आदेश हो गए आपके, ठीक है, नियम हो गए, उपविधियां हो गई, अध्यादेश हो गए। ये अध्यादेश अलग हैं और ये अध्यादेश अलग हैं।
ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, ये किसी संस्था के द्वारा भी जारी किए जा सकते हैं। विनियम हो गए, ठीक है, अधिसूचना हो गई। तो ये जो विधि है ये किस प्रकार की विधि है? प्रत्यायोजित, अर्थात इनको आयोजित किया गया है। और विधि के गैर विधायी स्रोत के रूप में जो विधियां होती हैं, इसका मतलब कि समाज में लंबे समय से जो रूढ़ि और प्रथा चली आ रही हैं, उन्होंने क्या कर लिया है? विधि का रूप धारण कर लिया है। वो विधि के गैर विधायी स्रोत होते हैं कि समाज में लंबे समय से चली आ रही रूढ़ि और प्रथा किस में आ जाएंगे? विधि के गैर विधायी स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज अगर हम ये समझ गए कि विधियां क्या हैं और विधियों के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया गया है, तो पहली बात ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विधियों में किन किन चीज़ों को, कानून लॉ में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें लॉ के अंतर्गत आ जाएंगी। अब इनको अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्यों डिफाइन किया गया? इसलिए डिफाइन किया गया कि अगर इन विधियों के माध्यम से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो असंवैधानिक हो जाएगा, ना कि संवैधानिक। यहाँ मेरे समझाने का मतलब ये था कि उपरोक्त में से, यानी कि इन सभी विधियों में से अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उनको इस बात पर न्यायालय में क्या दिया जा सकता है? चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय इनको अवैध घोषित कर सकता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि अगर इन विधियों में से, या अगर ये विधियाँ कोई मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं तो उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। और न्यायालय इनको क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है। ये भी पॉइंट आप याद रखना। और न्यायालय इनको अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के तरीके से। देखो, संसद ने कोई विधि बनाई, सबसे ज़्यादा चर्चा तो इसी की रहती है, स्थायी विधियों की, कि अगर संसद कोई कानून पारित कर रहा है और उस कानून को कहाँ चुनौती दी जाती है? फिर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है। वो क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू करता है और उस जुडिशियल रिव्यू में ये देखता है कि इसने किस प्रकार से, किस हद तक या कहाँ तक मौलिक अधिकारों का हनन किया है या उनसे किस तरीके से असंगत है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि संसद ने कोई विधि पारित कर दी इतनी बड़ी, ठीक है, इसमें 100 प्रावधान उसने पारित कर दिए, लेकिन इस कानून के 10% भाग, यानी कि इतना भाग, ये क्या कर रहा है? मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है। तब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? इसका जुडिशियल रिव्यू करेगा। और वो जुडिशियल रिव्यू करेगा तो वो यही कहेगा कि इस संविधान की मूल भावना को असंवैधानिक या अवैध घोषित किए उसके इतने से हिस्से को अवैध घोषित कर दिया जाएगा जितना हिस्सा मौलिक अधिकारों से मैच नहीं खा रहा है। बात समझ में आ रही है? कि अगर संसद ने कोई ऐसा कानून पारित किया है और उसका मान लीजिए 5% या 2% हिस्सा मौलिक अधिकारों से असंगत है, उनसे मैच नहीं खा रहा है या उनका हनन कर रहा है, तो पूरे एक्ट को अवैध घोषित किए बिना उतने ही हिस्से को क्या कर दिया जाता है? अवैध घोषित कर दिया जाता है और बाकी का एक्ट क्या हो जाता है? लागू रहता है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई ऐसा आदेश जारी कर दे जो लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन ले, तो वो भी क्या हो सकता है? अवैध घोषित हो सकता है। और ये शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। या कोई संस्था ऐसा आदेश, ऐसा नियम बना दे जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी ये कहे कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे में 20 घंटे काम करना पड़ेगा।
अब 20 घंटे काम करना है, अर्थात क्या हुआ कि जो हमारा नींद लेने का अधिकार है, जो हमारा खाना खाने का अधिकार है, जो हमारा घूमने फिरने का अधिकार है, जो हमारे मनोरंजन का अधिकार है, तो ये सारे अधिकार तो आ ही नहीं रहे हैं उसमें। अर्थात क्या हुआ कि समय कम से कम एक व्यक्ति को प्राकृतिक तौर पर 6 से 7 घंटे की नींद आवश्यक होती है, और जब वो 6 घंटे सोएगा ही नहीं तब क्या होगा, यानी कि उसने अच्छे से नींद नहीं ली और कंपनी ने क्या कर दिया, उसके अधिकारों को छीन लिया, यानी कि काम करने के उसके घंटों को बढ़ा दिया और ऐसा नियम जारी कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय इस तरीके के नियमों को क्या कर देता है, असंवैधानिक घोषित कर देता है। दूसरी चीज़ कि समाज में बहुत लंबे समय से क्या चली आ रही हैं, परंपराएं चली आ रही हैं, रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, और ये रूढ़ियाँ क्या करती हैं, कई बार मौलिक अधिकारों से असंगत हो जाती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं, चलिए यहाँ पर 3 तलाक में क्या था, अगर किसी व्यक्ति ने सोच लिया कि तलाक 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 और किसी भी स्त्री को छोड़ दिया, अब उसका जो गरिमापूर्ण जीवन था, उस गरिमापूर्ण जीवन को जीने के लिए क्या है, ऐसी विधियों को चुनौती दी जाती है, कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय फिर क्या करता है, एक सजग प्रहरी के रूप में एक सशक्त न्यायपालिका की स्थापना करने के लिए, संविधान के यानी कि विधि के शासन को लागू करने के लिए फिर क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू करता है, और उस जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से वह संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का क्या कहा गया है, संरक्षक कहा गया है, गार्जियंस कहा गया है। तो पहली चीज आपको यह क्लियर हो गई कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो विधियां हैं या संविधान में जो विधियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उन विधियों में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 13 का एक सब क्लोज है, आर्टिकल 13 का पार्ट 3, यानी कि इसका सब क्लोज 3 के क में क्या दिया गया है कि विधियां क्या होंगी, विधियों में किन किन चीजों को शामिल किया गया है। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 का क्लॉज ए या क, इसके अंतर्गत क्या बताई गई हैं, आपकी विधियां बताई गई हैं। अब एक चीज आती है यहाँ पर कि आर्टिकल 13 के कितने सब क्लॉज हैं, इनके ऊपर एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 13, तो देखिए इसके 4 सब क्लॉज हैं। एक तो है आर्टिकल 13(1), एक है आर्टिकल 13(2) और एक है आर्टिकल 13(3) जिसकी अभी हम चर्चा कर चुके हैं, और एक है आर्टिकल 13(4). और इनके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 13(1) जो है वो ऐसी विधियों की बात करता है जो संविधान से या संविधान लागू होने से पहले प्रचलन में थी, जिनको बोला जाता है संविधान पूर्व विधियां। संविधान पूर्व विधि। तो देखिए, संविधान पूर्व विधि का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि संविधान लागू होने से पहले जो विधियां प्रचलन में थीं या अब जो विधियां प्रचलन में हैं वो अगर भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों से असंगत हैं तो वह क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, इनको बोला जाता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसमें क्या दे रखा है कि संविधान पूर्व विधि, यानी कि ऐसी विधियां संविधान लागू होने के ठीक पहले से भारत में प्रचलित थीं, वे उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक वह भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। ठीक है, तो संविधान लागू होने से पूर्व प्रचलित ऐसी सभी विधियां जो
भाग 3 के असंगत हैं या भाग 3 के उपबंधों के असंगत हैं तो वे विधियां शून्य घोषित हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें एक छोटी सी बात ये समझनी है कि क्या ये विधियाँ परमानेंट शून्य हो जाएंगी या केवल असंगत हैं इसलिए शून्य हो जाएंगी। तो देखो, इसमें एक बात कही गई है कि जब वे भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, यानी कि ऐसी विधियाँ यानी कि ऐसे कानून जब जो मौलिक अधिकारों को चुनौती देते हों उस समय तो वो शून्य हो जाएंगी, लेकिन जिन मामलों में इन विधियों के साथ में मौलिक अधिकार नहीं आते हैं उनसे ये ग्रहण क्या हो जाता है, हट जाता है। इसीलिए इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है या ग्रहण का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। आच्छादन क्या कहता है कि संविधान से पहले जितने भी कानून थे अगर वो मौलिक अधिकारों के संगत हैं तो उन पर ग्रहण लग जाएगा, और जहां मौलिक अधिकार नहीं है वहां वो ग्रहण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो आच्छादन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ था तो ये किस मामले में हुआ था? ये हुआ था भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश के मामले में। ठीक है। आच्छादन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें हुआ था? भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश के मामले में। और इस केस में यह कहा गया कि अगर प्राचीन काल की कोई विधियां या मौलिक अधिकारों से पूर्व प्रचलित कोई विधि अगर मूल अधिकारों से असंगत हैं तो वह मौलिक अधिकारों के संदर्भ में तो शून्य घोषित हो जाएंगे, लेकिन जहां मूल अधिकार नहीं आते हैं वहां ये शून्य नहीं होंगी, जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी। इसे कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत। यानी कि जब मौलिक अधिकार, मान लीजिए कि ये कोई विधि है और ये असंगत हो गई, किसके संदर्भ में? मूल अधिकारों के संदर्भ में। तो मूल अधिकारों के संदर्भ में आते ही इन पर क्या लग जाएगा? मान लीजिए ये विधि का इतना हिस्सा क्या है, मूल अधिकारों से असंगत है, तो मौलिक अधिकार के साथ में जैसे ये आएंगे तो ये ग्रहण लग जाएगा इसके ऊपर, यानी कि अब ये लागू नहीं है। जैसे ही मूल अधिकार नहीं आएंगे और कोई अन्य प्रावधान के संदर्भ में ये विधियां होंगी तो ये ग्रहण यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और इसी को ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है, जो भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश के बाद में प्रतिपादित किया गया। ठीक है। अगला आर्टिकल आ रहा है आपका आर्टिकल 13(2). मैं इसको साथ में मिटाता जा रहा हूं, नोट करते जाना साथ साथ। तो देखिए आर्टिकल 13(2) क्या कहता है कि संविधान पश्चात विधियां या संविधानोत्तर विधियां, ये तो था संविधान पूर्व विधियों के लिए, ये किसके लिए है? इसमें संविधानोत्तर विधियां यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये कह रहा है कि जब संविधान लागू हुआ उसके पश्चात जो भी विधियां बनेंगी, क्या संविधान लागू होने के पश्चात की विधियों पर लागू, संविधानोत्तर में कौन सी विधियां आएंगी? संविधान लागू होने के बाद जितनी भी विधियां बनेंगी वो इसके दायरे में आती हैं, संविधानोत्तर विधियों में। और ये कहता है कि यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि उस मात्रा तक, केवल उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों के असंगत है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि राज्य क्या बनाता है, ऐसी कोई विधि बनाता है जो मौलिक अधिकारों से क्या है,
असंगत है, तो वो विधि, एक शब्द दिया गया इसमें, उस मात्रा तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उस मात्रा तक जो शब्द है इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है इस आर्टिकल के अंतर्गत, कि उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। कहाँ तक? उस मात्रा तक क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी, यानी कि उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा जिस मात्रा तक वे, तोड़ तोड़ के मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपकी समझ में आ जाए, जिस मात्रा तक वे मूल अधिकारों के असंगत हैं। अभी मैंने स्थायी विधियों में एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए संसद ने कोई एक्ट पारित किया, कोई अधिनियम पारित किया, और इस एक्ट में 100 प्रावधान किए गए हैं, और इन 100 प्रावधानों में से 30 प्रावधान ऐसे हैं जो मूल अधिकारों के क्या हैं? असंगत हैं, मैच नहीं खा रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? क्या इन 100 प्रावधानों को असंगत शून्य घोषित कर देगा? वो नहीं करेगा। वो कितने प्रावधानों को अवैध कहेगा? शून्य करेगा 30 प्रावधानों को, यानी कि जो प्रावधान क्या कर रहे हैं? मौलिक अधिकारों के असंगत हैं, केवल उन्हीं को। किस मात्रा तक? ये जो शब्द है ना, उस मात्रा तक, इसका मतलब है कि जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं उसी मात्रा तक इसको असंवैधानिक घोषित करेगा, ना कि पूरे संविधान संशोधन एक्ट को। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो आर्टिकल 13(1) तो किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा था? आच्छादन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा था। और आर्टिकल 13(2) किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृथक्करणीयता के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो पृथक्करणीयता का जो सिद्धांत है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 13(2) से। और अनुच्छेद 13(2) में जो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है ये क्या कहता है कि यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है तो उस अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना, मैंने अभी यही बात बोली थी कि मान लीजिए ये एक्ट है और इस एक्ट का केवल ये वाला जो पार्ट है ये फंडामेंटल राइट से क्या है? असंगत है, और ये संगत है, यानी कि उससे मैच खा रहा है, तो इस अधिनियम के केवल उसी भाग को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों के क्या है? असंगत है, ना कि पूरे अधिनियम के मूल उद्देश्य को, मूल भावना को समाप्त किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कह रहा है कि किसी अधिनियम के उसी भाग को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के असंगत है, ना कि उस अधिनियम की मूल भावना या उसका जो मूल उद्देश्य है उसको समाप्त किया जाएगा। ये क्या था आपका? पृथक्करणीयता का सिद्धांत। और ये जो पृथक्करणीयता का सिद्धांत है इसमें बस एक शब्द को आपको याद रखना है, क्या? उस मात्रा तक, यानी कि जिस मात्रा तक वो विधियां मौलिक अधिकारों के असंगत हैं वे विधियां सिर्फ उसी मात्रा तक शून्य होंगी, ना कि पूरा संविधान संशोधन असंवैधानिक घोषित होगा। ये तो क्या हो गया आपका आर्टिकल 13(2). अब बात आती है आपकी आर्टिकल 13(3) जिस पर अभी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि आर्टिकल 13(3) में क्या दे रखा है कि विधियां क्या होंगी। और विधियां आपने देख ली कि स्थायी विधियां होती हैं, एक तो आपकी, एक अस्थायी विधियां हो गई, एक प्रत्यायोजित विधियां हो गई, और एक आपकी ऐसी विधियां जो गैर विधायी स्रोत के रूप में जैसे समाज में लंबे समय से चली आ रही परंपराएं। तो इसमें क्या दे रखा है? 13 के संदर्भ में विधियां क्या हैं। अब समस्या आई आर्टिकल 13(4) पर। इसकी बात याद रखना कि जो अनुच्छेद 13(4) था, आर्टिकल 13 का सब क्लोज 4, ये मूल संविधान में शामिल नहीं था, अर्थात इसको बाद में शामिल किया गया है। अब इसको बाद में क्यों शामिल किया गया है? तो सबसे पहले संसद और सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया कि अगर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधि है या नहीं है। पहला सवाल क्या था कि अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि है या नहीं। तो देखिए
सबसे पहले इसके ऊपर वाद आया, एक विवाद चला, आपने नाम सुना होगा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। कौन सा आया? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। 1951 में ये वाद आया था भूमि सुधारों को लेकर के, और इस केस में जो संसद ने क्या किया था, पहला संविधान संशोधन किया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, उसको चुनौती इसके अंतर्गत दी गई। और इसमें कहा गया, ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से, वादियों ने जो तर्क दिया वो ये कहा कि संविधान संशोधन अगर भाग 3 का अतिक्रमण करती है तो क्या ये विधि के अंतर्गत आती है या नहीं आती है। तब संसद ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अनुच्छेद 13(2) में जो 13(3) में जो विधि की परिभाषा दे रखी है उसके अंतर्गत क्या नहीं आएगा, संविधान संशोधन विधि नहीं आती। अर्थात ये किसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 के तहत इसमें क्या कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया कि वादियों का ये था कि उन्होंने क्या प्रश्न किया था कि अगर संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के तहत विधि मानते हैं और संविधान संशोधन के माध्यम से जब संसद क्या करेगी, किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करेगी, तो क्या वह अनुच्छेद 13 के तहत संवैधानिक होगा या असंवैधानिक होगा। ये प्रश्न पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहाँ आया, कौन से केस में आया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में आया 1951 में। और इसमें किसको चुनौती दी गई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 को चुनौती दी गई। तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो संविधान संशोधन की जो विधि है वो किसके अंतर्गत नहीं आती है, अनुच्छेद 13 के तहत जो विधि शब्द दे रखा है उसके अंतर्गत नहीं आती है। अर्थात यह सामान्य विधायी शक्ति के अंतर्गत बनाई गई एक विधि है जो अनुच्छेद 245 में दे रखी है। इसके बाद में संसद ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद क्या कर सकती है, अगर विधि के अंतर्गत आती तो वो क्या करती, मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती थी। अगर मूल अधिकारों में कटौती कर रही है तब क्या हो रहा है, यानी कि संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो क्या है, विधि नहीं है, और विधि नहीं है तो वो क्या करेगी, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, अर्थात उनमें कमी कर सकती है, मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। पहली बात यहां समझ लेना इसको कि ये मामला पहली बार कौन से केस में सामने आया था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में आया था 1951 में। और सीधी सी बात ये याद रखना कि इसमें पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी जो किससे संबंधित था, भूमि सुधार अधिनियमों से संबंधित था। यानी कि जैसे जब भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने ये थी कि वे अपने जो प्रस्तावना में जो उद्देश्य उसने निहित कर रखे हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो क्या करेगा। तो जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय जितने भी देश के किसान थे वो क्या थे, बहुत लगभग ज़्यादातर किसानों के पास में भूमि नहीं थी। तब क्या किया गया था, एक आंदोलन चलाया गया था, भूदान आंदोलन, और उस भूदान आंदोलन के तहत में जितने जमींदार थे जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। और उस जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम में क्या किया गया था कि विनोबा भावे के नेतृत्व में यह आंदोलन चला। तो विनोबा भावे गए, जितने भी जमींदार थे उन जमींदारों से उन्होंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि आपके पास जितनी भी अधिकतर ज़मीनें हैं वो आप किसको दीजिए, किसानों को दीजिए, ताकि भारत में जो भूमिहीन किसान हैं उनके पास भी अपनी खुद की एक ज़मीन हो जाए। लेकिन भारत में वही अमरीशपुरी टाइप के क्या थे, आपके जमींदार थे, किसी ने दे दी किसी ने नहीं दी। तो सरकार को क्या करना पड़ा, एक एक्ट लेके आना पड़ा 1951 में, यानी कि जिस समय देश में संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, उसके एक साल बाद में ही संविधान में संशोधन करना पड़ा भूमि सुधार को लेकर के। और इसी समय इसको क्या दे दी गई, चुनौती दे दी गई। चुनौती इसलिए दी गई क्योंकि उस समय संपत्ति का जो अधिकार था वो क्या था, मूल अधिकार था। तब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो अनुच्छेद 13 के तहत विधि शब्द में नहीं आती है। उसमें केवल कौन सी विधियां आती हैं, वही विधियां आती हैं जो अनुच्छेद 245 के तहत संसद को दी गई हैं। ठीक है, अब ये स्पष्ट हो गया इस केस में कि अब संसद क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। अब जैसे जैसे मामला और आगे बढ़ा, एक और केस आया आपका 1965 में राजस्थान में, और उस केस का
जो नाम था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, उसकी भी बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, देखिए उस केस का नाम था सज्जन सिंह बनाम, यानी कि एक व्यक्ति थे सज्जन सिंह, और इन्होंने राजस्थान राज्य के खिलाफ क्या दे दी, रिट दायर कर दी, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, और ये केस आया था 1965 में। अब इस केस में किसको चुनौती दी गई, 17वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, और ये जो 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये 1964 में पारित हुआ था। और इस केस में उन्होंने पूछा सर्वोच्च न्यायालय से कि क्या संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है संसद की, वो विधि शब्द के दायरे में आती है कि नहीं आती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े जोर देकर के कहा कि अगर संविधान संशोधन की शक्ति विधि शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 13 में शामिल होती तो इसका उल्लेख जो हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान सभा थी, वो पहले से ही कर चुकी होती। क्या कहा इस केस में कि जो कानून है, जो कानून का जो दायरा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दे रखा है, अगर ये संविधान संशोधन उसमें शामिल होता तो इसका उल्लेख पहले से ही हमारे संविधान निर्माता कर सकते थे। तो इसलिए इस केस में भी क्या कर दिया, इसको खारिज कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो पावर है किसकी, संसद की, वो अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं है। ठीक है, तो यहां क्लियर हो गया। अब इसके बाद में एक और केस आया आपका पंजाब से, जिसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और यह केस आया था आपका 1967 में। ठीक है, अब देखो जो फैसले सर्वोच्च न्यायालय ने किस में दिए थे, शंकरी प्रसाद केस में दिया, सज्जन सिंह केस में दिया, अब उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में पलट दिया। देखिए ये टकराहट संसद में और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा चलती रही है कि कभी जो डिसीजन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं उनको समय की मांग के आधार पर क्या कर दिया गया, समय समय पर परिवर्तित कर दिया गया। अब जैसे ही गोलकनाथ का मामला आया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने कहा कि संविधान संशोधन की जो शक्ति संसद की है वो अनुच्छेद 13 के तहत विधि है, यानी कि अनुच्छेद 13 के तहत वो विधि शब्द में शामिल है। अब ये बात संसद को नहीं पची तो संसद ने क्या किया, उसी समय एक संविधान संशोधन कर दिया, 24वां संविधान संशोधन 1971 में, और एक आर्टिकल जोड़ दिया, यानी कि अनुच्छेद 13 में ही एक सब क्लॉज जोड़ दिया गया 13(4). अभी देखते हैं 13(4) में क्या लिखा गया है। तो इसके अंतर्गत आप लिखना कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को क्या मान लिया, विधि शब्द के अंतर्गत मान लिया, यानी कि उसको विधि माना गया। अब आप याद रखना, भी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कोई विधि दे रखी है और वो विधियां आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं तो वो क्या हो जाएंगी, असंवैधानिक घोषित हो जाएंगी। अब यहां से सर्वोच्च न्यायालय में और संसद में टकरार शुरू हो गई गोलकनाथ के राज्य के मामले से। यहां क्या हुआ कि संसद ने क्या किया, इसी समय पर एक एक्ट पारित कर दिया, कौन सा, 24वां संविधान संशोधन। मैं यहां इंग्लिश में लिख दे रहा हूं आपका शॉर्ट में कि 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। जब ये पारित किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत एक सब क्लॉज जोड़ दिया, आर्टिकल 13(4), और आर्टिकल 13(4) में क्या लिखा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात, मैं यहां लिख देता हूं कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी। बात समझ में आई यहाँ तक, ये क्या कह रहा है शब्द, कि संसद ने इतना किया कि अपनी पावर को बढ़ाया है। यहाँ पर उसने कहा है कि अगर संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करती है तो अनुच्छेद 13 की कोई बात उसके ऊपर लागू नहीं होगी, अर्थात कि इसके मामले में संसद संविधान में मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। बात साल 2 साल चली, आर्टिकल यहीं रहा, लिख दिया संसद ने, प्रावधान कर दिया संविधान में इसका संशोधन के माध्यम से। कौन से संशोधन के माध्यम से, 24वें संशोधन के माध्यम से।
लेकिन 1973 में, यानी कि संविधान के इतिहास का सबसे बड़ा केस, अगर जो लोग संविधान के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं और थोड़ी अच्छी समझ रखते हैं तो वो सारे लोग इस केस से परिचित होंगे। इसको कहा जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 को आया और सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया इसमें 24 अप्रैल 1973 को। ये केस संविधान के इतिहास का सबसे बड़ा केस है और इस केस के माध्यम से क्या किया गया, संविधान को और ज़्यादा ताकतवर बनाया गया। बात समझ रहे हैं यहाँ तक कि इस केस में ऐसा क्या किया गया कि ऐसी कौन सी अवधारणा विकसित की गई कि जिसने संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय को क्या कर दिया, और अधिक प्रभावी बना दिया। तो देखिए क्या वाद था। अगला जो केस आया आपका वो कौन सा आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। (1973) अब देखिए इस केस के अंतर्गत क्या किया गया, कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट भी संसद से टकराहट की वजह से, जिससे कि संसद में सुप्रीम कोर्ट में टकराहट ना हो, उसे भी छोड़ दिया और उन्होंने इस केस में क्या कर दिया, जो 24वां संविधान संशोधन संसद ने किया था, यानी कि 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया था, 1971 में, इसको वैध बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वैध है। अर्थात अनुच्छेद 13 की कोई बात अब अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी। अर्थात संविधान संशोधन के माध्यम से अगर संसद मौलिक अधिकारों में कटौती करती है, मूल अधिकारों में कटौती करती है, तो अनुच्छेद 13 के द्वारा उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब उसने एक सब क्लॉज इसमें क्या जोड़ दिया, एक सिद्धांत आया इसके अंतर्गत, और वो सिद्धांत क्या आया कि अनुच्छेद 368, अब क्या बोल दिया उसने, अनुच्छेद 368 आर्टिकल 13 के तहत क्या नहीं है, विधि नहीं है। और उसने सिर्फ विधि में क्या माना कि जो 245 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 245 के तहत संसद की जो सामान्य विधि जो शब्द है उसको केवल विधि शब्द में शामिल किया, ना कि संविधान संशोधन विधि को। अब यहाँ एक सिद्धांत डेवलप हो गया, उस सिद्धांत का नाम है मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा, मूल ढांचे का सिद्धांत। इस केस में यह सिद्धांत निकल करके आया संविधान के इतिहास का सबसे बड़ा, अगर कोई केस माना जाएगा आपका तो वो कौन सा माना जाएगा, केशवानंद भारती का मामला माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से कहा कि 24वां संविधान संशोधन तो आपका वैध है और आर्टिकल 13(4) भी वैध है। आप संविधान के संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में कटौती तो कर सकते हो, लेकिन जो मूल अधिकारों की जो आधारभूत ढांचा है, जो उसका मूल ढांचा है, मौलिक अधिकारों की जो मूल भावना है, आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कि मौलिक अधिकारों में कटौती किसके आधार पर की जा सकती है कि वह मूल ढांचे के खिलाफ ना हो, आधारभूत संरचना के खिलाफ ना हो, तब तक अगर कोई संशोधन किया गया तो वैध है। अगर उसके खिलाफ अगर कोई मामला चला जाता है तो उसको तभी क्या कर दिया जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। अब संसद को यह बात नहीं पची तो संसद ने क्या किया, अनुच्छेद 368 में 2 सब क्लॉज जोड़ दिए, अनुच्छेद 368(4) और 368(5), और इसके तहत संसद ने संविधान में संशोधन के माध्यम से जब ये चीज़ जोड़ी तो ये कह दिया कि अगर अनुच्छेद 368 के द्वारा कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती या इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अब सर्वोच्च न्यायालय ने फिर क्या किया कि आगे चल करके एक केस और आया आपका, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। 1980 में, और इस केस में उसने जो निर्णय दिया वो बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय था। और इसमें कहा गया कि जो 42वें, अब देखिए ये जो प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 368(4) वो 5 जोड़े गए थे, ये जोड़े गए थे आपके 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी की सरकार में। अब इस केस में जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 2 सब क्लॉज अनुच्छेद 368 में जोड़े गए, इनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जोर दे करके कहा कि
अगर संसद कोई ऐसी विधि बनाती है जो क्या करे, मौलिक अधिकारों का हनन करती है, तो उसने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि संविधान के आधारभूत ढांचे की या आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का जो अधिकार है वो न्यायालय का अधिकार है। इसे संसद किसी भी अधिनियम के द्वारा या किसी भी संविधान संशोधन के द्वारा नहीं छीन सकती। इसलिए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो प्रावधान अनुच्छेद 368 में किए गए वो क्या किए जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं। तो ये था आपका अनुच्छेद 13 का आज तक का इतिहास। लेकिन इतनी सी बात याद रखना कि अनुच्छेद 13(4) का जो सब क्लॉज था ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया, 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के माध्यम से जोड़ा गया। और इसमें एक बात क्या आ गई केशवानंद भारती मामले में कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन तो कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, उसकी मूल भावना में परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो इस आधार पर उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये था आपका आज तक का टॉपिक। अगर इसके बावजूद आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कोई समस्या रह जाती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। कल से जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा वो डायरेक्ट चलेगा आपका समानता का अधिकार, और यहाँ से आपका जो मुख्य मूल अधिकार हैं वो शुरू होंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।